मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारे थे न हारेंगे, न हारे थे न हारेंगे, ये किसी और से नहीं स्वयं से वादा किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आज आप लोगों को कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 11th के हो, 12th के हो, या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हो, सबों के लिए ऑथेंटिक सोर्स जो उसके केमिस्ट्री वाले प्रश्न का सॉल्यूशन देगा और निश्चिंत होकर वो अपनी तैयारी कर सके, इसके लिए मैंने योजना बनाई है, जिसका पहला सीरीज आज लेके आया हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, 12th के ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो या तो पूर्व में आए हैं या आने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं 12th के एग्जामिनेशन के लिए, 10th के लिए भी हो सकते हैं, और जितने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, एसएससी जीडी हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, जितने भी हैं सबों में ये काम आएंगे। तो चलिए आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए, और देखने के बाद आपका ये भी फर्ज बनता है, अगर आप फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं, इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ये प्रश्न ना बहुत अधिक 12th में पूछा गया है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें से जो है हम लोग इसके समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्रियाशीलता श्रेणी देख लेंगे। ठीक है, कि क्रियाशीलता ये हमारा है क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जो है ये सभी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और हाइड्रोजन से जो नीचे है ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल अगर ले लें, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया कराएं, तो मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं Fe+2HCl, तो ये अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो FeCl2+H2 ये मुक्त कर दिया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन मुक्त करता है, कौन मुक्त नहीं करता है। तो इन सभी को अगर बारी बारी से अभिक्रिया कराएंगे तो ये मुक्त कर देगा, लेकिन अगर नीचे वाले को कराएंगे, Cu को, Hg को, Au को, Ag को, तो ये मुक्त नहीं करेगा। 2012 से लेकर 2022 तक पिछले 10 वर्षों में लगभग 6 बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपका हो गया। तो आपको 4 को बस जो नहीं करता है उसे याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कौन कौन नहीं करता है हाइड्रोजन मुक्त, तो हो गया Cu, ठीक है, कॉपर, Hg मरकरी, Au सोना, और Hg चांदी सिल्वर। ठीक है, ये 4 हो गया। तो आप इसे याद रखेंगे, इसे बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, जिसमें हाइड्रोजन बीच में यहां रहता है। ये क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मिट्टी का सूत्र क्या होता है, मिट्टी का सूत्र। ठीक है, तो मिट्टी का सूत्र जो होता है वो होता है Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O। ये हमारा है मिट्टी का सूत्र। अगर ये पूछ ले कि भाई ये किसके अयस्क हैं, तो ये अयस्क हैं अल्युमिनियम के। इससे अल्युमिनियम निकाला जा सकता है, लेकिन अल्युमिनियम इससे नहीं निकाला जाता। अल्युमिनियम निकाला जाता है Al2O3 × 2H2O, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। तो भाई ई वाला भी प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है कि अल्युमिनियम के इसमें से अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट। ई क्लियर हुआ। 2 प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। तीसरे प्रश्न हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न पूछा गया है कि एक्वा का सूत्र क्या होता है। एक्वा हो गया हमारा अम्लराज। ठीक है, इसका होता है HNO3+3HCl, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के एक आयतन को या एक अणु को 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यदि संयोग कराते हैं तो इसे ही एक्वा कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत भी आई हैं और ये पूछा जाता है, तो इसका नाम ही है अम्लराज। ये प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, हाँ, क्या एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक। ये सभी जो प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, ये सभी क्वेश्चन बैंक में आए हुए प्रश्न हैं और कभी ना कभी ये आए हैं। ये 12th में पूछे गए हैं 2019 में, साथ ही ये बीपीएससी में पूछा गया है 63वीं में। आइए देखते हैं अगला है लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस क्या है। तो लाल फास्फोरस अगर कह दे, लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस, तो ये दोनों क्या हैं? अपर रूप हैं, अपर रूप हैं। लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस अपर रूप हैं। फास्फोरस होता है, इस फास्फोरस जो होता है इसका परमाणु संख्या होता है 15, परमाणु भार जो होता है वो लगभग होता है 31। इसके लगभग 4 या 5 अपर रूप पाया जाता है। पहला होता है श्वेत या पीला फास्फोरस, दूसरा होता है लाल फास्फोरस, तीसरा होता है बैंगनी फास्फोरस, चौथा होता है सिंदूरी फास्फोरस और पांचवा होता है काला फास्फोरस। लेकिन इसमें से मुख्य जो है वो श्वेत या पीला फास्फोरस है। तो आपको इस बात समझ में आ गया होगा। फास्फोरस से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोगों को बता देना है। और इसका अणु जो होता है लाल फास्फोरस का कहें कि पीला फास्फोरस का कहें, वो P4 के रूप में रहता है, ठीक है। 4 फास्फोरस के परमाणु एक जगह जुड़ के अणु बनाते हैं। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में हीरा कैसा पदार्थ है। हीरा जो होता है, ठीक है, हीरा ये रवादार पदार्थ है। रवादार का मतलब क्या हुआ? वैसे पदार्थ जिसके अणु, ठीक है, जिसके कण की निश्चित ज्यामिति संरचना होती है वे सभी रवादार होते हैं, ठीक है। और जिनके अणुओं की निश्चित ज्यामिति संरचना नहीं होती है वो बेरवेदार होते हैं। तो हीरा कौन-सी होता है? रवादार होता है, जबकि कांच कौन-सी होता है? बेरवेदार होता है। ये प्रश्न भी बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में मिलाएंगे, क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न आपको मिलेगा। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी-हाफ का मान क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी-हाफ का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.693 के। ये ऑथेंटिक प्रामाणिक उत्तर है। जबकि क्वेश्चन बैंक में अलग अलग चीजें दी है, आपको ये प्रामाणिक आंसर रहा। अगला जो आते हैं प्रश्न, कुछ चीजें वो 3-4 जगह से आते हैं, जिससे आपका 4 या 5 प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो पहला हम लोग जाते हैं एल्केन में, ALKANE, एल्केन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि बताइए एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, सीधे यही पूछ लेता है। या इसी का यौगिक है, पहला यौगिक है मीथेन, CH4, ठीक है। प्राकृतिक गैस हो या गोबर गैस हो, इन सब का ये प्रमुख अवयव है। मीथेन आप लोगों ने सुना होगा, ये किसका है? एल्केन का यौगिक है। और इसमें अगर पूछ ले कौन सा बंध है, तो हमारा ये कैसा बंध है? तो एकल बंधन है। इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बताइए कि CH4 में कार्बन का प्रसंकरण क्या है? प्रसंकरण क्या है? ये प्रश्न जो है, और इसका ऑप्शन दे देता है ऐसा, sp2b sp3c sp2d और चौथा दे देगा हमको dsp1d2, ऐसे दे देगा। और इसमें हमको चुनना, ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम इसको आपको सॉल्व कर देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए ये कार्बन है ना, तो कार्बन को हम लोग देखेंगे। पहले क्या लेंगे, यहां पर हम कार्बन लेंगे, हमारा कार्बन है। तो कार्बन की जो ये कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 2 2 4 2 6 हो गया। तो इसका जो है सामान्य अवस्था में जो है 1s में रहता है 1s 2s और 2p, ठीक है। आइए, तो 1s में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन,
2s में भी रहता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में रहता है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था में इसमें केवल 2 है। अब है सामान्य अवस्था में 2 है और इसको बनाना है मीथेन। मीथेन बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन इसके साथ सहयोग करने आ रहा है, 1 2 3 और 4, और इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 2 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंधन बनाने में सहयोग करता है, ठीक है। तो हमारा इसके पास तो है नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपनी अवस्था को उत्तेजित करेगा। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, 1s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। 2s से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है उठ के चला जाता है 2p में, ठीक है। तो हो गया इसमें एक, ये हो गया 2s, ये 2p है। 2p में इसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब उत्तेजित अवस्था में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 हो गया। 1 2 3 4 सामान्य अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब हुआ जो जोड़ा में नहीं हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कितनी, 4। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई तो अब यह संयोग करके मीथेन बना लेगा। अब यहां पर देखिए s का 1 इलेक्ट्रॉन और p का 1 2 3, p का कितना 3 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में सहयोग कर रहा है। s का 1 इलेक्ट्रॉन और p का क्या गो 3 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये पूछता है प्रसंकरण, ठीक है। तो यानी उत्तेजित अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कौन कौन ऑर्बिटल के भाग ले रहे हैं। तो s का 1 इलेक्ट्रॉन और p का 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर कौन सी हो जाएगा, b, sp3, ठीक है, sp3। तो कार्बन का सामान्यतः ये प्रश्न पूछा जाता है, कुछ भी दे देगा और पूछेगा इसमें कार्बन का प्रसंकरण कितना है। तो कार्बन का प्रसंकरण अगर पूछेगा तो sp3 होगा। ये क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। इसी का एक दूसरा यौगिक है जो है ईथेन, C2H6, इसको बोलते हैं ईथेन। इसी का भाई तीसरा यौगिक अगर हम ले लेंगे तो होगा, तीसरा लेंगे तो C3 और H8 होगा। इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है। अगर हम इसका ले लें चौथा यौगिक तो C4H10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। कभी कभी इन सब से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे एलपीजी में किसका मिश्रण रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मिश्रण रहता है, कुछ अन्य और गैसें रहती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से रहता है। तो एल्केन क्लियर हुआ। आइए दूसरा प्रश्न जो ये पूछता है वो पूछता है एल्कीन का सूत्र क्या होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। करता क्या है कि प्रश्न पूछ देगा निम्न में एल्कीन का सूत्र क्या है। तो CnH2n ये है एल्कीन, ALKANE, एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है, सॉरी ENE, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, एल्केन का CnH2n+2, ठीक है। तो एल्कीन का ये सूत्र है। इसका अगर हम यौगिक देखेंगे, ठीक है, तो अगर C2H4 होगा, इसका नाम है ईथीन। इसके बीच अगर ये पूछ ले कि एल्कीन के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच इसमें द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, द्विबंध रहता है। अगर 2 कार्बन के बीच द्विबंध रहेगा तो ये एल्कीन होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अगर तीसरा पूछ ले, चौथा पूछ ले, तीसरा अगर मान लीजिए पूछ लेता है कि तीसरा कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा C3 और H6। अब है कि सर इसकी संयोजकता पूर्ण है। एक कार्बन की मैक्सिमम 4 संयोजकता होनी चाहिए। 4 संयोजकता का मतलब चारों तरफ से बंधन, 1 2 2 2 4 इस कार्बन के लिए, ई कार्बन के लिए 1 2 3 और 4 बंधन पूरा हो गया दोनों के लिए। और ये हमारा कौन सी है, ईथेन है, ठीक है। आइए ये हमारा प्रोपेन है, इसका नाम है प्रोपेन, ठीक। तो सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि एल्कीन का सूत्र बताइए, तो CnH2n। अगर इसका पहला यौगिक पूछ लिया, अगर इसमें कितने बंधन होते हैं, तो 2 बंधन होते हैं। 2 बंधन वाला कौन सा होता है, एल्कीन होता है। एक और प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसी का तीसरा है जिसको हम लोग देखेंगे, एल्काइन, ALKYNE। इसका सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। एल्कीन, अगर एल्केन और एल्कीन और एल्काइन 3 गो सूत्र आप याद रखते हैं, 1 नंबर तो आपको यूं ही मुफ्त में मिल जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n-2। अगर हम इसके कुछ यौगिकों की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख बात यह होता है, यदि कार्बन कार्बन के बीच
तीन बंधन उपस्थित हो तो इसे एल्कीन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, तीन बंधन रहेगा। मान लीजिए n बराबर 2 लेते हैं, C गुना 2 H2 गुना 2 घटा 2 तो C2H4, 4 में से 2 घट गया। अब इसका देखिए बंधन कैसे बनेगा, 1 2 1 2 3, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 1 4, इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 और 1 4। इसे बोलते हैं ETHYNE, इथाइन। क्या बोलते हैं, इथाइन। 3 गो रहेगा प्रोपाइन, 4 गो रहेगा ब्यूटाइन, 5 गो रहेगा पेंटाइन, इथाइन रहता है। तो अगर हमको पूछ ले कि त्रिबंध किस में पाया जाता है, एल्काइन में। द्विबंध किस में पाया जाता है, एल्कीन में। एक बंध किस में पाया जाता है, एल्केन में। एल्केन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र, एल्काइन का सूत्र, आपको 1 नंबर दे देगा। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ और हैं जिससे कि 2 नंबर अभी फिक्स हैं आपके 12th वाले एग्जामिनेशन में, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे। वो है कुछ क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह की चर्चा हम लोग कर देते हैं। क्रियाशील समूह क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वैसे समूह या मूलक जिस पर उसका मूल गुण निर्भर करता है। मान लीजिए कि हम ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करें, उसमें खीर बनाने का प्रोग्राम करें, और खीर में हम लोग चावल डाल दें, दूध डाल दें, चीनी डाल दें, काजू किशमिश वगैरह सारी चीज़ें डाल दें। लेकिन उसमें अगर 25 ग्राम 10 ग्राम भी अगर करासन तेल डाल दें, मिट्टी का तेल, तो क्या उस खीर को हम खा पाएंगे? बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? इसलिए नहीं खा पाएंगे क्योंकि उस पूरे खीर में ना मिट्टी के तेल ही महत्वपूर्ण बन जाएंगे, बाकी चीजों का स्वाद लोप हो जाएगा और मिट्टी के तेल का स्वाद आगे आ जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं खा पाएंगे। तो ये क्या किया, मिट्टी का तेल यहां प्रमुख बन गया। तो उसी प्रकार क्रियाशील समूह कार्बनिक यौगिक में आके उसका मूल गुण को चेंज कर देता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के फिक्स प्रश्न आते हैं 12th के एग्जामिनेशन में, 11th के एग्जामिनेशन में, 10th के एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला होता है हेलोजन। हेलोजन का सूत्र होता है X, और इसमें 4 चीज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये 4 चीजें हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, दूसरा होता है एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र होता है OH। इस बार 2022 में पूछा गया है कि निम्न में अल्कोहल के क्रियाशील समूह कौन से हैं, तो OH वाले हो गए। ठीक है, तीसरा हमारा होता है, अल्कोहल हो गया, तीसरा हमारा है एमीन। इसका सूत्र होता है NH2। ठीक है, इसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है, चौथा हमारा है कीटोन। कीटोन से हमें प्रश्न पूछता है, तो इसका सूत्र होता है CO। उसके बाद होता है एल्डिहाइड, इसका होता है CHO। उसके बाद हमारा है एस्टर, इसका होता है हमारा COO। इसके बाद साइनाइड, इसका होता है CN। इसके बाद होता है आइसोसाइनाइड, इसका होता है NC। और इसके बाद है ईथर, ईथर का होता है O। ठीक, कुछ और ले लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इसका होता है COOCO। एक होता है एसिड एमाइड। आप लोग खाली सूत्र याद कर लेंगे, आपका हो जाए CONH2। ठीक है, CONH2। तो थोड़ी थोड़ी इस पे चर्चा कर देते हैं। ठीक है, आइए जिनसे जहां से प्रश्न बनते हैं उसकी हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारी चर्चा होगी हेलोजन पे। ठीक है, हेलोजन का जो है, हेलोजन से क्या क्या और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चारों दे देगा और हमको पूछेगा कि इसमें निम्न में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन होता है। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 4 होता है, इससे कम 3 होता है क्लोरीन का। ठीक है, और इससे कम ही करके होता है, लेकिन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। विद्युत ऋणात्मक कहने का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति,
क्या होता है, इसके पास है, फ्लोरीन के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। दूसरा प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि इस निम्न में कौन सा सबसे अधिक ऑक्सीकारक होता है, तो फ्लोरीन दे देगा, क्लोरीन दे देगा, ब्रोमीन दे देगा, आयोडीन दे देगा, इसका भी आंसर फ्लोरीन होगा। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है धातुओं के साथ कौन जल्दी सबसे पहले अभिक्रिया करता है और किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है। सपोज हमको मान लीजिए प्रश्न पूछा है NaF, उसके बाद सब पूछ लिया कि धातु के साथ अभिक्रिया करने में किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। ये अगर प्रश्न पूछ लिया तो हम NaF अगर दे दिया है, सबसे अधिक होगा NaF, इसके बाद होगा NaCl, इसके बाद होगा हमारा NaBr और सबसे लास्ट में होगा NaI। ठीक है, सोडियम, इसका नाम हो गया सोडियम फ्लोराइड, इसका सोडियम क्लोराइड, इसका सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। ये क्लियर हो गया। तो हेलोजन का क्या सूत्र होता है, X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आने वाले वीडियोज में और भी चीजें इसके संबंध में बताएंगे। दूसरा होता है अल्कोहल। अल्कोहल का जो होता है, अल्कोहल का होता है सूत्र हमारा OH, ठीक है, याद रखना, क्रियाशील समूह OH हमारा होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो पहला है इसको बोलते हैं मिथेनॉल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट यौगिक जो है इसका नाम है हमारा मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। और इसका ही दूसरा यौगिक बड़ा ही पॉपुलर है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं क्योंकि ये पीने में भी काम आता है। आपको याद हो गया होगा, जिसको बोलते हैं मदिरा, शराब। इसमें रहता है C2H5OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है वो शराब बनता है, इससे शराब बनता है, आप लोगों को पता होगा। ये किसका, अगर कोई पूछ ले कि इथाइल अल्कोहल किसका सदस्य है, तो भाई अल्कोहल का सदस्य है। अल्कोहल का क्या सूत्र होता है, OH, और इथाइल अल्कोहल का C2H5OH होता है। इन दोनों को हम लोगों ने जाना। अब थोड़ा सा एक प्रश्न इसमें, ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, मैं जो दे रहा हूं ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद बारी आती है एमीन का। एमीन का सूत्र होता है NH2, ठीक है, क्रियाशील समूह का सूत्र है NH2, याद रखना है NH2। तो NH2 हमारा है। इसमें अगर हम मान लीजिए अगर बनाते हैं सपोज CH, इसका एक यौगिक देख लेते हैं हम लोग, CH3CH2NH2 पूछा है इस बार कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका अगर साधारण नाम कहेंगे तो हम लोगों का नाम होगा इसका इथाइल एमीन, और पूछा था IUPAC नाम बताइए, तो हम लोग बोलेंगे एमिनो इथेन, ETHAN, इथेन या इथेन एमीन इसका नाम होगा, इथेन एमीन इसका IUPAC नाम होगा। ई वाला याद रखना है। तीसरा हमारा है कीटोन। कीटोन में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस बार भी, उससे 2021 में भी, 20 में भी वो पूछता है। इसको मिटा देते हैं एक एक करके, आप लोग ना लिखते चले जाइए, थोड़ा थोड़ा राइटिंग करिए, तब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। कीटोन से प्रश्न पूछे गए हैं कौन सा, ये अक्सर हाँ पूछा जाता है, CH3COCH3। इसका कभी IUPAC नाम पूछ लेता है, कभी पूछता है कि इसका नाम क्या है। तो व्यापारिक या पॉपुलर नाम इसका नाम है एसीटोन, और या तो हम इसको कह सकते हैं प्रोपेनॉन, PROPA, प्रोपेन, ONE लास्ट में जुड़ता है, तो इसका नाम है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है, किसका, एसीटोन का, CH3COCH3, ठीक। अब इसमें हमें याद रखना है कीटोन का सूत्र होता है CO। इसके बाद आता है बारी हमारा इसके बाद आता है हमारा बारी एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का अगर हम ले तो इसका दो को पूछा जाता है अक्सर, एगो CHO, एगो CH3CHO। इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड, और इसको बोला जाता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इन दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में एसिटल्डिहाइड का सूत्र कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र कौन सा है, या कीटोन के साथ कंफ्यूजन करके दिया जाता है। तो हमें एल्डिहाइड वाला में ये दोनों याद रखना, एगो फॉर्मल्डिहाइड और एगो एसिटल्डिहाइड, ठीक है, होता है। इसके बाद हमारा एल्डिहाइड क्लियर हो गया, कीटोन क्लियर, एल्डिहाइड और कीटोन तक क्लियर हो गया। इन सब के केवल सूत्र याद रखने हैं, इनसे सब आप बना के यौगिक नहीं पूछता है, इसका सूत्र याद रखना है। तो कैसे याद करना है, अल्कोहल OH, एमीन NH2, कीटोन CO, एल्डिहाइड CHO, एस्टर COO, साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, ठीक है, ईथर O, एसिड एनहाइड्राइड COOCO, और एसिड एमाइड CONH2। क्लियर हुआ, याद रहेगा। तो इसको याद कर लेंगे। इसका एक और सदस्य है जो मैंने नहीं दिया इस बीच में, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो लिख लिए, इसके बीच में ही मैं दे पाता हूं, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है।
तो भाई इसका एक सदस्य और है, मैं लिख देता हूं नीचे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी श्रेणी में आप लोग नीचे जोड़ दीजिए चाहे तो। इसका सूत्र होता है COOH। इसमें इसका दो गो होता है, एक गो होता है HCOOH, ठीक है। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चाहे आपको चींटी, लाल चींटी काट ले, उसके डंक में भी ये रहता है, मधुमक्खी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड रहता है। तो घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले, ये वाला आप याद रखिएगा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैं। और दूसरा एक होता है CH3COOH, ये सिरका में पाया जाता है, एसिटिक एसिड इसका नाम है, ठीक है, एसिटिक एसिड इसका नाम है। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या हैं, यौगिक हैं। तो उसी में आप लोग दे के याद कर लेंगे। मुझे लगता है वीडियो अगर एक बार से दो बार आप देख लेंगे तो इसमें से लगभग आपके 12 से 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे, या उससे भी अधिक का है कि इसमें मुझे लगता है इसी से घुमा फिरा के पूछता है। तो ये इसका फर्स्ट सीरीज यहीं पर मैं खत्म करता हूं। अगले सीरीज में और भी महत्वपूर्ण चीजों को लेके आऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकें, आप अपने जीवन में बेहतर कर सकें। जीवन में याद रखिएगा, जीतना बहुत आवश्यक है। जीवन में कामयाब होने से बड़ा इस जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समाज ना ही व्यवहार को वैल्यू देता है, ना ही अच्छाई को मानता है, ठीक है, ना ही आपके किए गए कर्तव्य को याद रखता है। ये याद रखता है तो आपका औकात क्या है, ये याद रखता है कि आपके पास पैसा कितना है, ये याद रखता है कि आपका पोजीशन क्या है, ये याद रखता है कि आपका पावर क्या है। दूसरा कोई आपको दबा ना सके, इसके लिए आपको पावरफुल बनना है, और पावरफुल बनने के लिए आपको कामयाब होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, फेसबुक पर माई LCC पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बढ़वाइए, ताकि मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, मैं आगे आऊंगा। ये युवा, चाहे नवगछिया के युवा हो, भागलपुर के हो, बिहार के हो, या इंडिया के युवा हो, वो मेरे युवा हैं, और उसके प्रति जहां जहां जिस जिस जिम्मेवारी को मुझे निभाना होगा मैं निभाऊंगा, ठीक है। ये विष्णु कुमार झा का वादा है। थैंक यू मेरे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय।